everyone, good evening and welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ डीएनए। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि डीएनए का डीएनए टेस्ट करेंगे विच मीन्स डीएनए से पूछे जाने वाले हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो उसकी डिस्कवरी हो, चाहे वो उसकी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो उसके जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो उनकी डिटेल हो, चाहे वो उससे जुड़ी हुई, चाहे शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, चाहे डीएनए की स्टेनिंग है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए है, एवरीथिंग इस वीडियो में सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम क्या दिया है, डीएनए का डीएनए टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यस, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है सच्ची में, क्योंकि एक्चुअली डीएनए एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास +1 में एज वेल एज क्लास +2 और हायर क्लासेस में जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको +1-2 में नहीं पूछे जाते, लेकिन वो जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी वैल्यू रखते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए क्लास +1, क्लास +2, कोई और अदर बुक्स मैंने कंसर्न की हैं, फिर साथ में गूगल वगैरह से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद सारा जो है वो आपके लिए निचोड़ बोलते हैं ना किसी चीज़ का, वो प्रिपेयर किया गया है। वीडियो को एंड तक देखना, एनालाइज करना कि यस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। और अगर हेल्पफुल आपको ज़रा से भी लगेगा कि नहीं डीएनए के बारे में हमें नॉलेज जो है एक ही वीडियो से मिल गया, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। ओके, चलिए डीएनए, अगर डीएनए की बात करें तो मैंने बेसिक क्वेश्चन से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सारे इसमें ऐड करे हैं और सारे ही क्वेश्चन आप जैसे जैसे मैं बताती रहूँगी वैसे वैसे आप नोट करते रहिएगा। तो फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है और ये पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर है और बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। जब बायोमॉलिक्यूल टॉपिक किया था तब थोड़ा सा इसको डिस्कस मैंने किया था। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, पेंटोज जो शुगर है वो प्रेजेंट होती है डीएनए में, राइट। ओके, यहाँ लिख रखा है मैंने। नेक्स्ट, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको नाइट्रोजनस बेसिस बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पेरिमिडिन्स। वन इज प्यूरिन, अनदर वन इज पेरिमिडिन। अब जो प्यूरिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को हम जी से डिनोट करते हैं। और जो पिरिमिडिन्स है उसमें साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आते हैं। इसको हम सी से डोनेट करते हैं, यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से। ठीक है, ये सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये डीएनए के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, डीएनए के स्ट्रक्चर को बनने में हेल्प करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतनी नॉलेज होगी। अब अगर डिस्कस करूँ मैं कि एडेनिन जो है वो हमेशा ही बॉन्ड किसके साथ बनाता है? पहली बात, ये डबल बॉन्ड बनाता है और ये थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर डीएनए की हम बात कर रहे हैं, जब आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पे दिस थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं चाहे वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा? साइटोसिन एंड ग्वानिन में। साइटोसिन एंड ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। वही लिखा है, पिरिमिडिन डीएनए में क्या होता है? थाइमिन, और आरएनए में वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। ठीक है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। नेक्स्ट, इफ OH ऑफ कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर, ध्यान से इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जो पेंटोज शुगर डीएनए के स्ट्रैंड में लगी होती है उसके कार्बन 1 का जो OH ग्रुप है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ लिंक्ड होता है, तो उस लिंकेज का नाम है एन ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, और ये जो लिंकेज बनती है ये न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करती है। शुगर, पेंटो शुगर, और उसमें नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ मैंने लिख रखा है नाइट्रोजन प्लस शुगर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं।
और अगर इसके साथ थर्ड चीज़ ऐड हो जाए, मैंने यहाँ लिखा है नाइट्रोजनस बेस भी ऐड हो जाए, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। दो चीज़ें, दो टर्म्स आपको याद रखनी है, पूछी जाती हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर एचपी डॉट की बात करूँ कि शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या बनाते हैं, तो वो आपकी न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। राइट, अब कौन कौन सी एटम प्रेजेंट होती है डीएनए मॉलिक्यूल में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस, ये सारी एटम्स प्रेजेंट होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में। 90% जो डीएनए के पार्ट होता है वो नॉन कोडिंग होता है, मतलब यूजलेस है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2% ही कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट का मतलब है कि जो 2% पार्ट होगा ना डीएनए का, वो कोड करेगा, मतलब उसके पास स्पेशल प्रोटीन्स होंगी जो आपकी जीन्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करेंगी, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 हेलिक्स। ठीक है, आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से कॉइल्ड होता है। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था इन 1953। ठीक है, ये चीज़ भी, ये क्वेश्चन भी आता है, जनरल सा क्वेश्चन है। और ये दोनों स्ट्रैंड जो है, मान लो मैं ये स्ट्रैंड बना रही हूँ, एक स्ट्रैंड हो गया ये और सेकंड स्ट्रैंड है ये दोनों स्ट्रैंड, बीच में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मैंने आगे स्ट्रक्चर ऐड करा है, वहाँ में आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों स्ट्रैंड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं? अगर मैं इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इस तरीके का होता है, लेकिन मैं इसको क्या स्ट्रेट चेन बना रही हूँ, स्ट्रेट चेन बना रही हूँ। ध्यान से समझना, यहाँ पे लगा होगा क्या? पेंटोज शुगर, इस तरीके से। अगर इस तरीके से मैं शुगर बना रही हूँ एक साइड को, तो दूसरी साइड ये इन्वर्टेड होती है जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 3' और 5' डिफर करता है। बीच में क्या है इसके, यहाँ लगा होता है एक नाइट्रोजनस बेस होगा, दूसरी साइड से दूसरा नाइट्रोजनस बेस होगा और बीच में बॉन्ड होगा। ठीक है, या तो वो डबल बॉन्ड होगा या फिर मान लो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा अगर वहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन है, और अगर यहाँ पे थायमिन और एडेनिन है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। राइट, तो यहाँ पे बीच में ये जुड़े हैं, यहाँ से सेंटर से जुड़े हैं दो स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड सेंटर लाइन से जुड़े हैं। तो ये जो सेंटर लाइन से जुड़े हैं, ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे बॉन्ड आखिर कौन से बॉन्ड है? ये वाले बॉन्ड है ना, जो कि क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसीलिए कहा गया है कि दोनों स्ट्रैंड आपस में जो जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े हैं, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड होते हैं। राइट, और अगर मैं बात करूं, एक यहाँ पे पिक्चर है जहाँ से आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे और क्वेश्चन भी है, चलो पहले मैं ये बताती हूँ। ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बॉन्ड्स हैं, ये देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ये एक बेस है, ये दूसरा बेस है, ये एक बेस है, ये दूसरा बेस है, ये लगे इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये ऐसे दिखते हैं जब बिल्कुल डिटेल में। ये देखो पेंटोज शुगर लगी हुई है और ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर होती है? देखो, डीएनए का एक एंड होता है 3 एंड और उसके सामने उसका अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, 5 एंड होता है। तो हम डीएनए के किसी एंड को 5' एंड क्यों बोलते हैं? 5' को 3' क्यों नहीं बोल सकते? किस वजह से उसको हम 3' या 5' बोलते हैं? क्यों ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो, इस स्ट्रैंड को ध्यान से देखो। इसमें मान लो मैं ये वाले स्ट्रैंड की पहले बात करती हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक शुगर लगा हुआ है। इस शुगर की देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये वाली फोर्थ है और यहाँ पे ये वाली कार्बन इसकी फिफ्थ होती है। कौन सी? ये वाली कार्बन इसकी फिफ्थ कार्बन होती है। अगर फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो उस एंड को हम 5' एंड बोलेंगे। अब इसके सामने वाली बात कर लो, ये देखो पेंटोज शुगर है, ये इसकी फर्स्ट कार्बन एटम है। ठीक है, एक सेकेंड, ये नहीं, ये इसकी फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड पे देखो, थर्ड पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप थर्ड पे, अगर यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, शो हो रहा है, इस वाली एटम को देख लो, इस वाली शुगर मॉलिक्यूल को देख लो, 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड,
थर्ड कार्बन से जो है फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको 3 हम बोलते हैं। मतलब सिंपल सा है, अगर शुगर के फिफ्थ कार्बन एटम के साथ जो है वो आपका ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो वो आपका 5 एंड हो जाएगा, अगर थर्ड से लगा हुआ है तो 3 एंड हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन थे बैकबोन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। बैकबोन ऑफ डीएनए किससे बनती है? फॉस्फेट ग्रुप से बनती है। अब क्या होता है ये चीज़ भी ध्यान से समझना, डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है वो लेबोरेटरी में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। जब हमें कोई स्ट्रक्चर एनालिसिस करनी है या डीएनए पे कोई स्टडी करनी है उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है उस डीएनए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसे हम टीएम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएम वैल्यू। और वे क्या है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको बताया ना कि सेंटर में नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चार्ट अब देखिए, प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग उसको क्या बोलते हैं? मतलब डीएनए की जो आगे कॉपी बन रही है उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में बता चुकी हूँ, उसके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ये आपको बायो बूस्टर सीरीज की आई थिंक 30 या 31st वीडियो होगी, तो बायो बूस्टर सीरीज में ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, विच मीन्स जैसे ये पेरेंटल डीएनए है, इसमें जो आगे न्यूली फॉर्म डीएनए बनेगा, मान ये पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, ये दो जब रेप्लिकेशन होती है तो ये अलग हो जाते हैं, बॉन्ड इसके टूट जाते हैं और न्यूली स्ट्रैंड बन रहा है, ये दो नए बने। अब मान लो एक नया स्टैंड ये बन गया, दूसरा ये बन गया, इसमें क्या है? हाफ पेरेंटल स्टैंड है। इसमें देखो ये पेरेंटल स्टैंड है और ये वाला नया बना, मतलब सेमी कंजर्व, आधा पेरेंटल स्टैंड कंजर्व है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बोलते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, अच्छा ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में बोला था, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था इसके ऊपर, तो कौन से बैक्टीरिया पे? एस्क्रिशिया कोलाई पे इसका काम किया गया था। और डीएनए रिपेयर जो है वो कौन सा एंजाइम कैरी करता है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए इज राइट हैंडेड कॉइल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ह्यूमन। डीएनए जो है हमेशा ही राइट हैंडेड ही नहीं होता है, लेफ्ट हैंडेड भी होता है। मोस्ट डीएनए की जो फॉर्म है वो राइट हैंडेड होती है, मैंने आगे ये क्वेश्चन ऐड करे हुए हैं, लेकिन आप मोस्टली पूछते हैं तो ह्यूमन के बारे में ही पूछते हैं, तो ह्यूमन का जो है वो राइट हैंडेड ही होता है, जो कि आप +1 2 में पढ़ते हो, राइट हैंडेड डीएनए। उसका मतलब क्या है? राइट हैंडेड का मतलब है कि उसको हम राइट हैंडेड इस तरीके से कॉइल कर रहे हैं कि वो जैसे राइट हैंड की तरफ को हम उसको मोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से वो घूम रहा है तो राइट हैंड साइड से वो घूम रहा है, ये सिंपल इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब आपको पता है डीएनए कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर होगा। और ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम डायरेक्ट दिखते हैं, क्रोमोसोम तो उस टाइम बनते हैं जब सेल डिवीजन होना होता है, तब जो है डीएनए की वेरियस फॉर्म, मैंने आगे एक फ्लो चार्ट बनाया है, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो कि डीएनए पैक्ड होता है एक तरह से, और इसकी स्पेशल अरेंजमेंट होती है, स्पेशल प्रोटीन के साथ ये जो है वो टाई होता है और ट्विस्टेड होता है, जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ, डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ ट्विस्ट होता है, पूरा पैक्ड होता है, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है? जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो गया होता है उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब हिस्टोन की अगर बात करें, कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, तो H2A, H2B, H3 एंड H4, ये पेयर में होती है। ये 4 है नंबर इनका, 4 नंबर है, लेकिन 2 कर लीजिए, टोटल नंबर इनका 8 होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर जो है वो न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियोसोम का पार्ट है। राइट, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये कैसा अपीयर होता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग होता है। 1 सेकेंड, कैसा स्ट्रक्चर? बीड्स ऑन स्ट्रिंग।
मैंने आपको बता दिया। विच मीन्स कि जैसे कोई माला होती है ना, उसमें बीच में मनके होते हैं, तो माला के बीच में कोई मनके होते हैं, उसको हम क्या बोले, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब ये कोई माला है, ऐसे बीच में मनके, ये एक न्यूक्लियोसोम होगा, फिर आगे थोड़ा सा डीएनए का पोर्शन होगा, फिर आगे क्या है, न्यूक्लियोसोम होगा, आगे क्या होगा, न्यूक्लियोसोम होगा, थोड़ा सा डीएनए आगे होगा, आगे न्यूक्लियोसोम। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर लगता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है। अब डीएनए को स्टेन किया जाता है कौन सी डाई से, इथिडियम ब्रोमाइड से। और इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर देती है डीएनए को जब इसको स्टेन किया जाता है। और जब हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को, डीएनए की आइसोलेशन प्रोसेस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। बायो बूस्टर सीरीज में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर चुके हैं अलग से। डीएनए क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। क्यों, आखिर क्यों? तो उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड जो है वो ऑक्सीजन होती है। इसी की वजह से जो है वो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। क्यों होती है बेसिक प्रोटीन, मैंने आगे क्वेश्चन ऐड किया है आपके लिए ये, क्योंकि इनके पास अमाइनो एसिड बेसिक होते हैं। ठीक है, ये आगे मैं डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो डीएनए की डिस्कवरी से ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले डीएनए को किसने डिस्कवर किया था, जबकि इसका नेम भी डीएनए नहीं रखा गया था उस टाइम। इसकी जब फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी कि कोई ऐसी चीज़ होती है, तो 1860 में सबसे पहले जो है फ्रेडरिक मिशर ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसी डिस्कवरी के कारण जो है इसको फादर ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। जब इसने डिस्कवरी की थी तो इसने डीएनए को डीएनए नहीं बल्कि न्यूक्लिन कहा था। क्या टर्म दी थी, न्यूक्लिन टर्म दी थी। और न्यूक्लिन टर्म जो है वो इसके बाद इसको जो टर्म दी गई वो न्यूक्लिक एसिड दी गई, जो कि रिचार्ड ने दी। और ये जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, मतलब इसकी फर्दर कंपोनेंट्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था, तो वो जो थी अल्बर्ट कोसेल ने दी थी इसके न्यूक्लिक एसिड के बारे में। लास्ट में जो डीएनए टर्म थी वो किसने दी थी, तो वो आपकी अल्बर्ट ने दी थी। ठीक है, तो ये तो थोड़े से क्वेश्चन डिस्कवरी से हो गए। बाकी फॉर्म्स ऑफ डीएनए, फॉर्म्स ऑफ डीएनए से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, लेकिन मुझे ब्लैंक कहाँ मिलेगा, ये मिल गया ब्लैंक। चलिए, डीएनए के बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है जो क्वेश्चन की पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ जहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन बताने हैं एक्चुअली। तो डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो इसका डायमीटर होता है, जैसे ये कॉइल्ड है तो इसका डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गई हूँ, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ 20 एंगस्ट्रॉम इसका जो है वो डायमीटर होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट टर्न होता है। क्या होता है, एक कंप्लीट टर्न होता है इसका, और ये जो है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहाँ पे जो है एक डीप ग्रूव बनता है। डीप ग्रूव यहाँ आप इस पिक्चर में देख लो, एक जो है देखो ये डीप ग्रूव बनता है और एक शैलो ग्रूव बनता है। ग्रूव, ग्रूव बोल रही हूँ मैं, डीप ग्रूव और शैलो ग्रूव। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें क्या होता है, अब मैं एक ही टर्न बना रही हूँ, एक ही इसका टर्न ऐसे बता रही हूँ। इसके बीच में क्या होता है, इस तरीके से बॉन्ड, जितने बेस पेयर एक टर्न में होंगे, एक टर्न में जो है मैक्सिमम ह्यूमन मैमेलियन की बात करूं तो 10 होते हैं। तो 10 होते हैं और सेंटर में यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पूछा जाता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, राइट। और डीएनए का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, मान लो मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, इसमें एक एक्सिस होती है, इसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस। और यही डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से यही क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बाकी मैंने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए में कौन कौन सी मेन फॉर्म्स हैं, दैट इज ए डीएनए या ए फॉर्म जिसको बोलते हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए, ये 3 मेन हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितने बीच में इसके नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो, जो चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पे ये लगे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्न है, इसके बीच में कितने नाइट्रोजनस बेसिस है, जैसे वो डिपेंड करता है, जेड डीएनए में अलग होता है, बी डीएनए में, ए डीएनए में अलग। तो ये मैंने आगे क्वेश्चन लास्ट में ऐड करा है।
तो लास्ट में ही डिस्कस करूँगी इसको। हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में यहाँ और इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक नेचर इनका होता है। क्यों होता है बेसिक नेचर, मैंने बताया वो होता है ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक होते हैं, जिसकी वजह से अब ये हिस्टोन प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बनता है? मोनोमर यूनिट क्या होती है उसकी? छोटे छोटे मोनोमरिक यूनिट मींस अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड मिल के क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और लाइसिन और आर्जिनिन का नंबर हिस्टोन प्रोटीन्स में ज़्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों बेसिक हैं तो हिस्टोन प्रोटीन भी बेसिक होते हैं, राइट। अब जो एक हेलिक्स होता है डीएनए का, उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। एनसीईआरटी में गिवन डाटा है, इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है, जो डीएनए होता है वो डीएनए जब थोड़ा सा पैक्ड हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करता है। जब वो थोड़ा और कंडेंस हो जाएगा तो वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्मेशन करता है। क्रोमेटिन फाइबर फिर क्रोमोसोम में चेंज होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, यहाँ से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन मीन्स क्रोमेटिन फाइबर कुछ जो है वो ऐसे थिन सा होता है, कुछ यहाँ से आपको क्या लगेगा? थिक लगेगा, थिक होगा कुछ, और आगे फिर से थिन हो जाएगा, फिर थिक होगा, ठीक है, इस तरीके से थिक होता है, ठीक है। फिर आगे फिर से जो है थिन होगा, फिर जो है थिक होगा। अब ये जो थिन वाला होता है ये यूक्रोमेटिन होता है, ये जो थिक वाला होता है ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है। ये डार्क कलर्ड होता है क्योंकि डार्क स्टेन होता है, और ये लाइट कलर्ड होता है। ये जो है फंक्शनल होता है, ये ही सिर्फ एक्टिव होता है, और ये जो है वो इनएक्टिव होता है, फंक्शनल नहीं होता है। फंक्शनल का मतलब है कि डीएनए का जो लाइट कलर्ड पोर्शन है यूक्रोमेटिन का, वही जो है आगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में पार्ट लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। अब मैं वही चीज़ मैंने कहा था कि जो लेंथ है वो कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 0.34 नैनोमीटर, और या फिर अगर मीटर में लिखना है तो इस तरीके से लिख लो। केमिकल नेम ऑफ थायमिन, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा है। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, थायमिन का केमिकल नेम एम मिथाइल यूरेसिल है। अब ये प्यूरिन और पिरिमिडिन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, क्यों? नाइट्रोजिनस बेसिस दो तरह के होते हैं, एक पिरिमिडिन्स होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं। ये डाईसाइक्लिक होते हैं। आप लोग अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो +1 की एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में आपको पिरिमिडिन और प्यूरिन के डायग्राम्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। डाईसाइक्लिक, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से दो साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं, और वो प्यूरिन होते हैं। इन 9 मेंबर्ड होते हैं, ठीक है, 9 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, और मोनोसाइक्लिक एक ही साइकिल रिंग यह इसमें होती है, ठीक है। ओके, मैंने आपको बता दिया प्यूरिन क्या होंगे और पिरिमिडिन्स कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, टाइप्स ऑफ डीएनए, फॉर्म्स ऑफ डीएनए जो किया था, इसमें ए डीएनए, बी डीएनए या बी फॉर्म, ए फॉर्म ऐसे भी बोलते हैं इसको, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए। वैसे ए, बी और जेड ज़्यादा जो है पूछते हैं, ये तीनों पूछते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें से राइट हैंडेड होता है ए डीएनए भी, बी डीएनए भी, सी डी डीएनए भी, लेकिन जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। बार बार जेड डीएनए पूछा जाता है क्योंकि डिफरेंट है सबसे। मैंने आपको बता दिया लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का मतलब क्या है, किसी किसी चीज़ को हम ट्विस्ट करेंगे, या तो राइट हैंड साइड से करेंगे, मतलब राइट साइड को घुमाएंगे तो वो राइट हैंडेड होगा, अगर उसको लेफ्ट साइड से घुमाएंगे तो वो लेफ्ट हैंडेड होगा, ठीक है। बेस पेयर्स की बात करें तो बी टाइप ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंस में होता है, मेमल्स में होता है। 10 बेस पेयर्स होते हैं, क्यों? यही वाला डीएनए ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं इसी का स्ट्रक्चर। ए डीएनए में 11 होते हैं, सी डीएनए में 9 और डी डीएनए में 8 होते हैं। जेड डीएनए याद रखना क्योंकि 12 जेड डीएनए बार बार पूछा जाता है, और बी और ए ये 3 मेन पूछे जाते हैं। 9, 8 वाले बहुत रेयर
ठीक है। अभी तक मैंने इनसे क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन ये तीनों जो हैं ए, बी और जेड, मैक्सिमम इन्हीं से आप सर्च भी करोगे फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ये तीनों जो है वो सबसे पहले सर्च में आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी वैल्यू क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ जीनोम। जीनोम क्या है? पूरा का पूरा डीएनए कंटेंट, जीन कंटेंट किसी इंडिविजुअल का टोटल उसकी बॉडी में कितना है उसको जीनोम बोलते हैं, और उसको सी वैल्यू ऑफ डीएनए बोलेंगे, ठीक है। अब सीपीडीएनए और एमटीडीएनए क्या है? ये क्या है? सीपीडीएनए क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है जो डीएनए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इनमें जो है वो डीएनए आपको पता है सेल ऑर्गेनेली, एक तो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, सर्कुलर, सिंपल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे होगी हमारी एंड वीडियो, और हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। सारे क्वेश्चंस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, आप लोग यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और वही चीज़ कि अगर एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहती हूँ दैट कि अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार कि मैं कौन सी टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सिलेबस तो आपको पता है बायोलॉजी का बहुत फास्ट है देखा जाए तो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस टॉपिक में स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है, मैं चाहती हूँ वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको लेके वीडियो प्रिपेयर करूँगी। और मेरी वीडियो अगर आप जो देखते हैं बाकी वीडियोस भी देखोगे तो उसमें जो टॉपिक लिया जाता है उसमें ये नहीं होता कि पर्टिकुलर एक ही बुक में जो कंटेंट है वही ऐड किया जा रहा है, उस पर अलग रिसर्च होती है, अलग चाहे वो इंटरनेट है, मेरी अपनी नॉलेज है, और या चाहे बहुत सारी अलग रिसोर्सेज से कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी जाती है, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसके रिगार्डिंग, डीएनए के रिगार्डिंग तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैंने प्रिपेयर कर ली है, दैट इज़ टेट मेडिकल का 2012 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो उसके बाद मैंने जेनेटिक्स का जो है सेकंड पार्ट बना लिया है, मतलब नोट्स उसके बन चुके हैं, वीडियो बनाना बाकी है, तो वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।